नमस्ते सभी को। आप सभी का बुक स्वाध्याय सीरीज के न्यू एनर्जी के इस 16th एपिसोड में दिल से स्वागत। तो 1996 और 2001 के बीच में क्या हुआ कि कर्म की शुद्धि के द्वारा और अच्छे टेम्पलेट्स तैयार करने के लिए लोग व्यस्त हो गए थे। इस समय जागरूकता में होने वाले अपने कर्म को प्रक्षालन होते हुए बहुत लोगों ने महसूस किया। इस प्रकार उनके शरीर में लक्षण और भावनाएं ठीक ठीक दिखाई दी। जिन चीज़ों को बहुत जन्म लेकर मिटाना था, उस कर्म को उन्होंने सिर्फ कुछ साल में ही शुद्ध कर लिया और इतने सारे जन्म के कर्म कुछ दिनों में मिटने पर उनकी अंदर की चेतना में बहुत बदलाव आया और उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाकर पृथ्वी को 9th डायमेंशन में लेके जाने वाली 9th आयाम की ग्रिड को तैयार करने की तैयारी शुरू की। इसी बीच 1999 दिसंबर 13 के दिन आत्मा के स्थायी ने हमसे पूछा कि हम कौन सा मार्ग लेने वाले हैं। सबको पूछा गया कि आप न्यू एनर्जी में जाओगे या ओल्ड एनर्जी में ही रहना चाहोगे। तो नई सृष्टि के लिए एनर्जी का निर्माण करने के लिए ये सफ़र था। जो तैयार थे वो नए एनर्जी में आ गए और जो नहीं थे वो ओल्ड एनर्जी में ही रह गए। साधारण रूप से धरती का नाप लेते हुए हर एक इंसान को अलग अलग से चुना गया। बहुत भारी स्तर पर यह तैयारी चल रही थी, लेकिन हमारा ध्यान बदलते हुए कैलेंडर पर था, जो था Y2K के समस्या के ऊपर हम पूरी तरह से हमारा ध्यान दे रहे थे। और तोबियास कहता है कि इससे एक्चुअली जो नापने का कार्यक्रम था वो बहुत ही शांति से और खामोशी से अच्छे से हो गया। हम जानते थे कि धरती पर 1987 से लेकर बहुत बदलाव आ रहे हैं, तो ये बदलाव जैसे हम समझ रहे हैं वैसे है या नहीं, इसे चेक करने के लिए इस 1999 के परिमाण की बहुत ज़रूरत थी। हमें पुरानी भविष्यवाणी से पता था कि 1999 में धरती का विनाश हो जाएगा, मतलब मानव जाति खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो बाकी बचे हुए मानव को आगे का निर्णय लेने के लिए नाप लेने की ज़रूरत थी। लेकिन धरती पर रहने वाले मानवों में प्रेम और संकल्प होने की वजह से, सभी क्षेत्र का विकास होने की वजह से धरती पर समृद्धि अभी भी बाकी है। इसीलिए नाप लेकर उसके हिसाब से हमारे ग्रिड में बदलाव लाना चाहिए, ऐसा सोचा गया था और ऐसा ही हुआ। इसी समय में नए नए विषयों को बाहर आना शुरू हो गया। इस वजह से पिछले 2000 साल के इतिहास का पुनर्लेखन भी किया गया। जिसे हम इतने दिनों इतिहास समझते आए हैं, वास्तव मानते आए हैं, वो सब बदल रहा था। वह बदलाव विद्युत प्रपंच को भी हिला रहा था। जो पंडित और धर्म को मानते हैं उन्हें भी अंदर से हिलाकर रख रहा था। बहुत सारी बातें बाहर आई। इस तरह के समाचार कोने कोने से ग्रंथ यानी पुस्तकों के रूप में बाहर आ रहे थे। हर एक ग्रंथ एनर्जी में बदलाव ला रहा था। 2012 तक ये ग्रंथ यानी पुस्तकें आती रही है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे समाचार उत्सर्जित होते हैं वैसे वैसे हम न्यू एनर्जी में जाते रहते हैं। इस तरह से न्यू एनर्जी का निर्माण होना शुरू हो गया था और वो अभी भी जारी है। धरती पर अब सत्य का बाहर आना शुरू हुआ है। थर्ड डायमेंशन में जो धरती हमें दिखाई दे रही है, इसके अंदर से और नई तरह की कंपन से जुड़ी हुई दूसरी धरती का निर्माण होना शुरू हुआ है। पहली दशा में दो एक ही जगह होते हैं लेकिन अलग अलग दिखते हैं, मतलब भौतिक भूमि का कंपन अलग है और न्यू एनर्जी से निर्माण हुई नई भूमि का कंपन अलग है। एक ही जगह दिखने वाली ये दो असल में अलग है। संपूर्ण तरह से नई भूमि का निर्माण होने के बाद
वो पुरानी भूमि से अलग होकर दूर हट जाएगी। नई भूमि का निर्माण न्यू एनर्जी का नतीजा है। उसके कंपन के स्तर पर धरती का विकास होने के लिए हमारी अनुमति देने की वजह से ही न्यू एनर्जी का निर्माण हुआ है। न्यू एनर्जी का निर्माण होने से कुछ लोगों में, कुछ लाखों लोगों में बदलाव आना शुरू हुआ है। न्यू एनर्जी में चलने वाले कुछ लोग तो है, पुरानी एनर्जी में रुकने वाले भी कुछ लोग हैं। 1999 में लिए गए नाप की वजह से ये निर्णय लिए गए हैं। अपनी परिस्थिति में बहुत दिलचस्प मोड़ पैदा हुआ है। अपने प्रयाण को जारी रखने और न्यू एनर्जी में जाने के लिए जो लोग चाहते हैं, उनके लिए नई धरती का निर्माण हो रहा है। इसीलिए उनके विषय में कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो लोग पुरानी एनर्जी में रहने का निर्णय कर चुके हैं, उन लोगों को पुरानी धरती पर ही रह जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी ये धरती अगली सीढ़ी पर जा रही है। इसीलिए जो लोग ओल्ड एनर्जी में रहना चाहते हैं, वो इस धरती पर नहीं रह सकेंगे। वो तीसरे आयाम में रहने वाले हैं। वो आयाम अब इस धरती पर नहीं रहने वाला। इसीलिए तीसरी आयाम में रहने वाले, पुरानी एनर्जी में रहने वाले लोगों के लिए एक दूसरी धरती तैयार की गई है। अगर वो लोग उस तरफ जाएंगे और हम इस तरफ चले जाएंगे, तो और लाखों वर्ष तक का जीवन काल इस धरती को है, उसकी परिस्थिति क्या होगी? दया दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह धरती नए रूप में जिस आयाम के अंदर जा रही है, उस आयाम में रहने वाली नई मानव जाति धरती पर आएगी। वो धरती पर चौथी मानव जाति होगी। शायद उसका रूप हमारे रूप की तरह ना हो। वह तब के भू वातावरण के हिसाब से होगा। वो उन नए मानव जाति के रूप में आने वाले कुछ जीवों को आखिरी दशा में होने वाले एक जलमय ग्रह से धरती पर लाए हैं। वे जीव प्रस्तुत डॉल्फिन, ब्लू व्हेल के रूप में धरती पर मनुष्य के नजदीक रहते हुए मानव की तरह जीना सीख रहे हैं। अब तक एकांत में रहने वाली धरती जल्द ही सबके सामने आने वाली है। यह बहुत ही अद्भुत हो रहा है। हमारी परिभाषा में बोला जाए तो यह कुछ इस तरह है कि उस तरफ वाले न्यूज़पेपर की हेडलाइन के रूप में हमारा विषय आएगा। अब तक सिर्फ कुछ लोगों का हमारे ऊपर ध्यान था, लेकिन अब बहुत लोगों का ध्यान हमारे ऊपर रहेगा। धरती पर महान बदलाव आने पर भी ओल्ड एनर्जी वालों ने उस धरती पर आकार जन्म लिया। न्यू एनर्जी वालों ने इस धरती पर रहकर और कुछ दिन गुजारे। धरती महान समाचार केंद्र बनकर सारे विश्व पर राज करेगी और बहुत महत्वपूर्ण बनेगी। सभी विश्व और ग्रह की तरह ये नहीं होगी और ये बहुत ही अलग होगी। हमारी नई पृथ्वी और नई मानव जाति के बारे में लेखिका ने हमें ये बताया है। अभी लेखिका हमें कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि इसे समझना बहुत ज़रूरी है, सही तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारी कहानी में कोई विलन है क्या। ये वही काला टी शर्ट, सांपों की तरह, रेप्टिलियन की तरह, जिनके बारे में हमें प्लीडियन ने बताया है, इस बारे में लेखिका हमें बात कर रही है। ये काले कपड़े वाले जो है वो एक्चुअली विलन नहीं है। वे विलन के पात्र हमारी स्वीकृति से ही निभा रहे हैं। टोबियास और प्लीडियंस हमें ये कहते हैं कि वे भी हमारी तरह अच्छे लड़के हैं, इसीलिए उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। ये काले टी शर्ट्स वाले जिस पात्र को निभा रहे हैं वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। पात्र के अनुसार जीतने की कोशिश करना कोई गलत बात नहीं है, है ना? वह हमें दृढ़ प्रतियोगिता दे रहे हैं, इसलिए उस प्रतियोगिता का सामना करने के लिए हमने स्थिर रहना सीखा है। जितनी दुष्ट तरीके से वो व्यवहार करेंगे,
उतना ही उस विलन के पात्र को न्याय मिलेगा। इसीलिए काले कपड़ों वालों से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। अमरीश पुरी की भूमिका को हम नापसंद करते हैं, लेकिन हम अमरीश पुरी को तो नापसंद नहीं करते। उसी तरह से हमें ये जानना है कि वे अच्छे लोग हैं। ये भी ऐसा ही है। न्यू एनर्जी से नई सहस्त्राब्दी में कदम रखने पर जो लोग कछुए की तरह चल रहे हैं, उनके कार्य इस वजह से रफ्तार से हो जाएंगे। न्यू एनर्जी का शक्तिशाली होना काले टी शर्ट वालों को थोड़ा मुश्किल पहुंचाता है। इसीलिए वो अपनी भूमिका को बहुत सही तरह से निभाने के लिए हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम रोशनी को देखे बिना, ज्ञानी बने बिना रहे। इसीलिए उन्होंने 2001 सितंबर 11 तारीख को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का विध्वंस किया। धर्म का नाम लेकर युद्ध करना अज्ञान नहीं तो और क्या है। अज्ञान को ज्ञान समझकर भ्रम में रहते हुए अज्ञान के अंदर अटक जाना है। यही वह काले कपड़े वालों का काम है। ये उनकी भूमिका के हिसाब से किया गया कार्य है। उनका प्लान यह है कि सेंटर के विध्वंस से द्वेष पैदा होगा और लड़ाइयाँ होगी, और बहुत दिनों तक ये प्लान वो करते गए। इस प्लान को आचरण में लाने के लिए उन्हें 3 मूर्ख मिल गए। अमेरिका पर इतनी बुरी तरह से हमला करना कि वह कभी भी ना संभल सके। अगर वह तीनों ऐसा करेंगे तो अल्लाह उनकी तारीफ करेगा और उनके तुरंत मरने के बाद अपनी बाहें फैलाकर उनका आलिंगन करेगा। अपने राज्य का भला करने वाले उन तीनों से मिलकर वो उत्सव मनाएगा। इस तरह से उनके दिमाग में डाला गया। वह भी हमारे जैसे ही अज्ञानी इंसान ही थे ना। इसीलिए उन 3 लोगों ने जिहाद के लिए अपनी जान को भी गवारा नहीं समझा। लाखों लोगों की जान जाना उन्हें सही लगा। जो काली शक्तियां चाह रही थी वह सब अच्छी तरह से हुआ। अगर हर जगह विलन ही जीतेगा तो हीरो की महानता क्या होगी। असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। टावरों को गिराने के बाद अपनी जान गंवाने वाले उन 3 लोगों ने आत्मा बनकर अपनी आंखों को खोला। उन्हें अल्लाह नहीं दिखाई दिया। बाहें फैलकर उनका स्वागत नहीं हुआ। उन्हें बहुत बुरी अवांछित परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मरने वाले लोग जिस सुरंग से गुजरते हैं उसी सुरंग में निराशा के साथ गुजरना पड़ा। इतने में जो आत्माएं विध्वंस में मर गई थी, लगभग 6000, इनके बगल से होकर आगे चली गई। उन आत्माओं की सारी फीलिंग एनर्जी के रूप में इन्हें लगने लगी। उन आत्माओं में बैलेंस बिगड़ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्हें गुस्सा और दुख महसूस हो रहा था। अपने काम के नतीजे के बारे में थोड़ा थोड़ा उन्हें समझ में आने लगा। थोड़े समय के बाद भयंकर एनर्जी को वो 3 लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस तरह 6000 लोग उन्हें पार करते हुए आगे चले गए। हे भगवान, चलो ये सब खत्म हो गया है, ऐसा समझ ही रहे थे। तभी वो 6000 लोगों से जुड़े हुए परिवार, दोस्त आदि जो प्रार्थना कर रहे थे, जिनमें दुख, कष्ट और आंसू थे, वो भी एनर्जी बनकर उन पर हमला करने लगे। ये बद्दुआ लगने जैसे था। उन्होंने जो काम किया था उसे सोचकर उनको घुटन महसूस होने लगी। तब उन्होंने अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किया। जो बाकी के मानव थे उनके द्वारा आए प्रेम पूर्वक विचार बाहर निकलकर एनर्जी के रूप में इन तीनों को मिल रहे थे। ये देखकर उनके अंदर नई उम्मीद आ गई। यह 3 लोग जो इस षड्यंत्र के पीछे थे, उन्होंने सोचा कि जो भी नया मार्ग या नई एनर्जी है, जो नई भूमि है, उसके लिए जो नींव बनी है, उन सब का एक बार में विनाश हो जाएगा। और उन्होंने सोचा कि कई पड़ाव एक के बाद एक होने वाले हैं। पिछले कुछ सालों से मानव के अंदर जो बदलाव होते आ रहे हैं वह सब खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से लड़ाई होकर
गलियों में हल्ले और जुलूस निकल जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की वो उन्हें दिख रहा था। इंसान प्रेम मूर्ति बनकर दिव्य मानव की तरह दर्शन दे रहे थे, जो विध्वंस हो चुका है उसका पुनर्निर्माण करने के लिए सोच रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जो लोग दुख में थे वो भी दिखाई दे रहे थे, जो लोग आशा कर रहे थे ऐसे मानव भी उन्हें दिखाई दे रहे थे। जिस बात का उन 3 लोगों ने गौर किया वो उनको बदलने का कारण बन गई। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। उन लोगों ने एक नए सत्य को देखा, प्यार और आशा की शक्ति को उन्होंने देखा। जिस न्यू एनर्जी को उन्होंने खराब किया उसे उन लोगों ने कितनी आसानी से फिर से बनाया ये उन्होंने गौर किया। जो काम उन्होंने किया उसके बारे में वो बहुत दुखी हुए। तब उन्हें समझ में आया कि हिंसा और नरसंहार से ही नहीं, वापस बैलेंस और बदलाव लाने का एक दूसरा भी मार्ग है। उनके अंदर इतना बदलाव लाने वाले उस न्यू एनर्जी के मानव को उन्होंने मिलना चाहा। उन्होंने तोबियास की टोली के पास आकर पूछा कि उन्हें भी अपनी मीटिंग में शामिल कर ले। तोबियास और उसके लोगों ने बहुत सोचकर उन्हें अपनी मीटिंग में शामिल करने का निर्णय लिया। वो 3 लोग मीटिंग में इसीलिए नहीं आए ताकि माफी मांग सके या हीलिंग के लिए पूछ सके। न्यू एनर्जी के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उन्हें पता था कि उनको अपनी एनर्जी को शुद्धि की जरूरत है, कर्म प्रक्षालन की जरूरत है। उन पर दया या गुस्सा करने की हमें जरूरत नहीं है। तोबियास के उन तीनों को मीटिंग में शामिल करने का उद्देश्य यह था कि हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रभाव के बारे में हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। हमें और बहुत कुछ करना है। दूसरे धर्म या ग्रंथ में इसका जवाब ढूंढने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है अंतर्मुख बनने की। वहाँ पर हमारे प्रश्न का जवाब हमें खुद मिलेगा। इस तरह से हमारे पास आने वाले लोगों को ज्ञान देने से हमारा काम शुरू होता है। कुछ और 20, 30 या 40 साल के बाद ये 3 लोग हमारे पास आएंगे। आपके अंदर क्या है मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन वह रोशनी दिखाई दे रही है, वह बैलेंस दिख रहा है, वह खुशी दिख रही है। उन्हें समझने में मेरी मदद कीजिए, ऐसा कहेंगे। तब से हमारा काम शुरू होगा। तब तक हम वृद्ध हो जाएंगे, ज्ञान वृद्धि हो गई होगी। 2001 में काले कपड़े वाले जीव ने धरती को संपूर्ण तरीके से अपना गुलाम बनाने का लक्ष्य बनाया था। लेकिन तब तक पहली वृत्तीय या जो लोग जागरूक हुए थे वो अपने काम को पूरा करके 5वें आयाम के ग्रिड को और उसके टेम्पलेट को तैयार करते रहे, जिसकी वजह से उन्हें ये समझ में आया कि उनका सारा प्लान बर्बाद हो गया है। ये काले टी शर्ट वालों ने इस असफलता की कल्पना भी नहीं की होगी। जो नई ग्रिड बनाई गई है वो सच में उनके लिए एक समस्या है, क्योंकि 5वें डायमेंशन के ग्रिड में जो है वो है सिर्फ सहानुभूति। सहानुभूति यानी कंपैशन जो है वो सारे विश्व में सबसे उत्तम फ्रीक्वेंसी है। अंधेरे के जीव सहानुभूति से कभी नहीं जीत सकते। सहानुभूति जैसी भी हो उन्हें निर्जीव बना देती है। आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हुए अगले एपिसोड में 9वीं डायमेंशन की ग्रिड कैसी होनी चाहिए इत्यादि के बारे में जानेंगे। अगले एपिसोड तक लव एंड लाइट।